नमस्कार। सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी। आज सप्ताह की सुर्खियों में सबसे पहले बात करेंगे नए यूपी के निर्माण के लिए होने वाले 80,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की। आने वाले दिनों में कैसे यूपी बदलने वाला है, कारोबार, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में यूपी कैसे अव्वल होने वाला है। फिर बात करेंगे 2024 के लिए कांग्रेस की रणनीति की। 82 दिनों के बाद लौट के प्रियंका लखनऊ आई, नव संकल्प शिविर में शामिल भी हुई, लेकिन प्रियंका का लखनऊ आने का असली विजन क्या था, इस पर बात करेंगे। फिर बात होगी अखिलेश यादव के आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर उस दांव की जिसने सभी राजनीतिक पार्टियों को हैरत में डाल दिया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। शुक्रवार का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 80,224 करोड़ के निवेश की परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए देश विदेश के उद्यमियों को सुरक्षित निवेश का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल सुधारने की दिशा में योगी सरकार तत्पर है। 3 जून को लखनऊ के आईजीपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें देश के चोटी के उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश के लिए करोड़ों के ऐलान किए। उत्तर प्रदेश को नए उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य सबसे सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। 80,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के इन प्रस्तावों की खास बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा निवेश डेटा सेंटर पर किए जाने का प्रस्ताव है और इस सेक्टर में करीब 19,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश में डाटा के क्षेत्र में पैसा लगाने के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी हिंदी पट्टी के इस राज्य के औद्योगिक माहौल में निवेश की प्राथमिकताओं के बदलने का संकेत भी माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह तीसरा आयोजन था। इससे पहले 2 जीबीसी यूपी में हो चुके हैं। जीबीसी फर्स्ट और जीबीसी सेकंड में यूपी में कितना निवेश हुआ और जीबीसी 3 में क्या कुछ नया यूपी को मिला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन शानदार। उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा निवेश, मिलेगा रोजगार। अब सूबे में विकास की रफ्तार को लगेंगे पंख। विकास के मेले में करोड़ों की आधारशिला, औद्योगिक परियोजनाओं की रखी गई नींव। 80,224 करोड़ की 1406 योजनाएं। 250 से ज्यादा उद्योगपतियों ने लिया हिस्सा। योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल को महज कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में सरकार अभी से एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने बजट सत्र में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा था और आज इस लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत हो चुकी है। योगी सरकार ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सरकार का दावा है कि इससे 5 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में 80,000 करोड़ का निवेश किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा। डेटा सेक्टर में 19,928 करोड़, कृषि और उससे संबंधित उद्योग को 11,297 करोड़, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को 7,876 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर को 6,632 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग को 6,227 करोड़, हैंडलूम और टेक्सटाइल को 5,642 करोड़, अक्षय ऊर्जा को 4,782 करोड़, एमएसएमई को 4,459 करोड़, हाउसिंग और व्यावसायिक को 4,344 करोड़, हेल्थ केयर को 2,205 करोड़, डिफेंस सेक्टर में 1,774 करोड़, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में 1,295 करोड़, एजुकेशन सेक्टर को 1,183 करोड़, फार्मा और मेडिकल सप्लाई के क्षेत्र में
1088 करोड़, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए 680 करोड़, डेयरी के लिए 489 करोड़, पशुपालन के लिए 224 करोड़, फिल्म प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेरेमनी का उद्घाटन करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की और ये भी कहा कि यूपी सरकार 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ को मोमेंट देगा। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश की बहार सी आ गई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के दौरान गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, निरंजन हीरानंदानी समेत कई उद्योगपतियों ने यूपी के लिए करोड़ों के ऐलान किए। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP defense corridor. Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow. उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव तो बेहद शानदार और अद्भुत रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ स्पीड ऑफ इन्वेस्टमेंट सक्सेस गजब का है। मैं आज 40 वर्षों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूं और ऐसे चमत्कार नहीं देखा मैंने। आइडिया से लेकर डिलीवरी तक 1500 करोड़ रुपए की सोफिस्टिकेटेड परियोजना, वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर को 24 महीने की अवधि में पूरा करना किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। Our cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. अब आपको बताते हैं कि GBC 1 और GBC 2 में कितना निवेश हुआ था। GBC 1 में 61,000 करोड़ का निवेश। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2018 को पहला GBC हुआ था। इसमें 61,800 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ और 81 परियोजनाएं शुरू हुई थी। रिलायंस जियो और BSNL ने पूरे प्रदेश में ऑप्टिकल केबल बिछाया था। अडानी पावर ने 765 kV घाटमपुर हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन का काम कराया। पेटीएम ने अपना कैंपस और हेडक्वार्टर बनाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने मोबाइल मैन्युफैक्चर हब डेवलप किया। कैंट RO सिस्टम ने वाटर प्यूरिफायर के मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया। अब आपको बताते हैं कि GBC 2 में यूपी में कितना निवेश हुआ था। इसमें 67,000 करोड़ का निवेश हुआ और 290 परियोजनाएं शुरू हुई थी। सैमसंग ने नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया। ITC ने हरदोई में फूड प्रोसेसिंग सेंटर और वेयर हाउस शुरू किया। पेप्सिको ने
मथुरा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया। अडानी ग्रुप ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जौनपुर में सिस्टम लगाया। अल्ट्राटेक ने प्रयागराज में सीमेंट यूनिट शुरू किया। ओमैक्स ऑटो ने रायबरेली में ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया। लावा इंटरनेशनल कंपनी ने नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। ग्राउंड ब्रेकिंग 3 में उत्तर प्रदेश को भारी भरकम सौगात तो मिल गई है, लेकिन ये धरातल पर कब और कैसे उतरेगी, इसका इंतजार यूपी को रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। करीब 82 दिनों के बाद 1 जून को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर में शामिल होने के लिए बुधवार को लखनऊ आई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बार लखनऊ आई तो सियासी तर्कश से तीर नहीं छोड़े, लेकिन परिवार की अगुआ की तरह जोश भरने की कोशिश पुरजोर की। मायूसी और हताशा को पीछे छोड़कर हर घर तक पहुंचने के लिए 100 गुना ज्यादा कोशिश करने का मंत्र प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी इस चुनौती से आखिर निपटेगी कैसे। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी चिंतन शिविर कर रही है ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके और अगले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी चिंतन शिविर कर रही है ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके और अगले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो। उदयपुर के बाद पार्टी ने लखनऊ में 2 दिन का नव संकल्प शिविर या कहें कि चिंतन शिविर किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सुध ली और 82 दिनों के बाद वो लखनऊ आई। जितने भी दल हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसा कोई नहीं। कांग्रेस पूरे देश भर में है। कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की नींव डाली। कांग्रेस वो पार्टी है जो इस गांव में अभी भी है। कांग्रेस वही पार्टी है जो पीछे हटेगी नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस के महज 2 विधायक और 1 सांसद है। प्रियंका का ये दौरा राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से देखा जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ जनता के बीच एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी। इस सरकार ने, जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि आपकी सरकार है, इस सरकार ने आपके लिए क्या किया? उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ भी उमड़ी थी, लेकिन वो नारे, वो भीड़ कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाई। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही प्रियंका गांधी यूपी के राजनीतिक परिदृश्य से गायब रही। प्रियंका की प्रदेश में मौजूदगी से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जिस ऊर्जा का संचार हुआ था, वो जोश अब ठंडा पड़ गया है। किसानों की अनेक समस्याएं हैं। खाद का वितरण नहीं हो रहा है समय पे, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, पश्चिमी यूपी में गन्ना का दाम नहीं मिलता। नोटबंदी लाई गई, आपको बताया गया बहुत भलाई होगी। क्या हुआ? छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यूपी में 1 महीने से प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। हालांकि प्रियंका गांधी ने लखनऊ पहुंचकर एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम जरूर किया है। 82 दिनों के बाद लौटी प्रियंका गांधी अपने भाषणों से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह डालने की कोशिश में है। लेकिन क्या 2024 के चुनाव तक प्रियंका गांधी यूं कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आएंगी? क्या अध्यक्ष के बिना यूपी कांग्रेस चल पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब आने वाले चुनाव और उनके परिणाम से ही पता चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। आजमगढ़ चुनाव ना डिंपल यादव लड़ेंगी और ना ही रमाकांत यादव, बल्कि पार्टी ने एक दलित चेहरे सुशील आनंद पर दांव खेला है। सुशील आनंद 2010 में फूलपुर से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। सुशील के पिता स्वर्गीय बिहारी बाबू बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जो अपने आखिरी दौर में सपा में शामिल हो गए थे। बिहारी बाबू पूर्वांचल के दिग्गज नेता माने जाते हैं।
देखिए, बसपा ने गुड्डू जमाली को उतारकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पहले ही अपना ली है। हालांकि यह सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों को समाजवादी पार्टी ने जीता था और इसी लिहाज से दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साथ चुनावी मैदान में एक बार फिर जीत हासिल करने के लिहाज से समाजवादी ने सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाया है ताकि आजमगढ़ में सपा का किला अजय रहे। एक रिपोर्ट देखिए। आजमगढ़ से सपा का ऐलान, डिंपल नहीं सुशील आनंद लड़ेंगे चुनाव। भाजपा की तरफ से निरहुआ का दावा, किस तरफ बहेगी यादव लैंड की हवा। यूपी की चुनावी जंग के बाद सबकी नजर आजमगढ़ के उपचुनाव पर है, क्योंकि 23 जून को होने वाला चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के इस अभेद किले में सेंध लगाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बसपा ने गुड्डू जमाली पर दांव चला है, तो भाजपा की तरफ से निरहुआ के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। लेकिन सपा ने सुशील आनंद पर दांव चलकर सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि पहले आजमगढ़ से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि सपा की तरफ से सुशील आनंद सपा के उम्मीदवार होंगे। उन्हें जिताने के लिए समाजवादी पार्टी की पूरी ब्रिगेड मैदान में उतर चुकी है। आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित कार्ड चल दिया है। हालांकि चर्चाएं ये भी थी कि डिंपल यादव आजमगढ़ से उम्मीदवार होंगी, लेकिन सारी चर्चाओं को ठंडा करते हुए अखिलेश यादव ने सुशील आनंद को आजमगढ़ का उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद आजमगढ़ से जो पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सपा ने जिस सुशील आनंद पर दाव खेला है, वो बसपा के संस्थापक सदस्य और पूर्वांचल के दिग्गज नेता बलिहारी बाबू के बेटे हैं, जो अपने आखिरी दौर में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन 28 अप्रैल 2021 को बलिहारी बाबू का निधन हो गया था। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में जिस आजमगढ़ जिले की सभी सीटें सपा ने जीती, वहां सपा के इस दांव से हर कोई हैरान है। हालांकि जानकारों की माने तो सपा ने सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाकर यादव और मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता बरकरार रखने के साथ ही साथ दलित वोट बैंक को भी जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आजमगढ़ में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख के करीब यादव वोटर हैं, जबकि 3 लाख दलित और 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो सपा ने बड़ा दांव चला है ताकि उसका ये किला उसी के पास रहे, पर दूसरी तरफ भाजपा की नजर इस किले में कमल खिलाने की है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इस हफ्ते सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।